हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी अपडेट। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो में हमने एससीपी चैप्टर 1 का पार्ट 1 ख़त्म किया था, जिसमें हमने पंजाब के भौगोलिक स्थिति और इतिहास के बारे में जाना था। तो आज हम करेंगे पंजाब की भौगोलिक लक्षण और विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताना और उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है। तो जैसा कि आप सबको पता है, पंजाब का जो मैप है वो ट्रायंगल शेप में एक तरह से लगता है। और इसका जो क्षेत्र है, इसका जो एरिया है, सिंधु और यमुना नदी के बीच में ही मतलब सिंधु और यमुना नदी के बीच में आता है जो इसका पूरा एरिया है। और उत्तर में इसके नॉर्थ साइड में इसके हिमालय पर्वत है। और जो वेस्ट साइड है पश्चिम साइड सुलेमान तथा किरथर की पर्वत श्रृंखला है, सुलेमान और किरथर की माउंटेन है। और जो ईस्टर्न साइड है उसमें यमुना नदी है, तथा जो साउथ साइड है उसमें सिंधु तथा राजपूताना के मरुस्थल है। जो थोड़ा इसमें मरुस्थल का एरिया आ जाता है दक्षिण साइड से। तो अब हम बात करेंगे हिमालय तथा उसकी उत्तरी पश्चिमी श्रृंखलाएँ। तो जो भारत है के उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय स्थित है। जो नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया है उसमें हिमालय स्थित है। हिमालय शब्द जो है संस्कृत वर्ड से मिला हुआ है, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ है बर्फ़ और आलय का अर्थ है घर। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं हिमालय जो है बर्फ़ का घर है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि हिमालय पे ठंडे के टाइम इतना सारा बर्फ़ जमा होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये वो है कि पंजाब की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से ही निकलती है, जो अपने साथ एक नई मिट्टी लेके आते हैं और मैदानी भागों में बिछा देते हैं, जिसको हम खादर कहते हैं। खादर होता है नई मिट्टी। इससे क्या होता है, इनका पैदावार बढ़ जाती है और इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और जो हिमालय है इसकी जो चढ़ाई है 150 से लेकर 200 मील तक है। और जो इसकी हाइट है वो है 1500 मील तक। और ये पूर्व में आभास से शुरू होकर पूर्व में जो ईस्टर्न साइड है ये असम से शुरू होता है और पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक ये फैली हुई है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गौरी शंकर तथा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो हमारे इंडिया नेपाल में आ जाता है। और ये श्रृंखला उत्तर में भारत की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और जो ये पर्वत है उत्तर में जो हिमालय है वो इंडिया को एक तरह से बाउंड्री लाइन के लिए भी काम करती है। और इसे एशिया के बाकी भूखंडों से अलग करते हैं, जो इसे है एशिया के बाकी क्षेत्रों से अलग कर देती है जो हिमालय है। तो जो पंजाब में हिमालय है जो एरिया आता है वो पंजाब के लिए भी एक अलग तरह से ही काम करते हैं, क्योंकि जो इनमें से जो नदियाँ निकलती है उस नदियों का पंजाब में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो वही बात आ गई, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि ये अपने साथ नई मिट्टी लेके आते हैं। और इसका जो पानी है वो सिंचाई के काम आता है। पंजाब में आर्थिक विकास के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हिमालय वन संपदा, जड़ी बूटी तथा पशुधन से भी संपन्न है। हिमालय में जो कुछ जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती है, जो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि पंजाब में प्रकृति का बहुत बड़ा तोहफा है पंजाब के लिए। और जो ये हिमालय मानसून हवाओं के रास्ते में बाधा बनकर पंजाब में वर्षा को भी नियंत्रित करती है। जो हवाएं चलते हैं हिमालय उसको कंट्रोल करती है, जिससे बारिश जो है कि नियंत्रित कंट्रोल में रहे। और जो बर्फीले तूफान आते हैं उसको भी ये रोकने में मददगार साबित होती है। और ये पंजाब के मौसमी हालात को काफ़ी हद तक नियंत्रित करते हैं। केवल इतना ही नहीं, हिमालय की पश्चिमी श्रृंखलाओं में स्थित दर्रे हैं, जो पासेज हैं वो जोजिला, शिपकिला, काराकोरम जो काफ़ी ऊंचाई पर है, उन तरफ से आने वाले आक्रमणकारियों को भी रोकते हैं। जो पंजाब की जो हिमालय की पासेज है, जिसको दर्रा कहते हैं, ये आक्रमणकारियों को रोकने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए पंजाब इस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों से भी सुरक्षित रहा। ठीक है, तो ये हमारे हिमालय पर्वत के बारे में था। और अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पंजाब जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे पर्वत श्रृंखला, और दूसरा है अर्ध पर्वतीय क्षेत्र या खंड, और तीसरा मैदानी भाग। तो हमने हिमालय पढ़ लिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे पंजाब के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की सुलेमान, हिंदू कुश, सफ़ेद कोह तथा कितर श्रृंखला, ये पर्वत बहुत ही ऊंचे हैं। और ये ना ही बहुत ऊंचे हैं, ना इसमें घने जंगल पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी चौड़े हैं। जैसे कि कुछ जो दर्रे हैं जैसे टोची, कुरम, कोमल, बोलन तथा खैबर, ये इनकी ऊंचाई बहुत कम है और लोगों के आवागमन का भी बहुत आसान रास्ता है।
इनके द्वारा पंजाब का विश्व के दूसरे देशों के लिए संबंध रहा है और धार्मिक प्रचारकों ने इन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग किया। इन्हीं दरों के जरिए यूनानी, शंख, कुषाण और नादिर शाह अहमद सफदर मुगल भी आए थे। मतलब ये दर्रा जो कह सकते हैं हम, रोकने में भी मददगार है, लेकिन जिनकी ऊंचाई छोटी है, मतलब जिनकी ऊंचाई कम है, उन्होंने लोगों के लिए मतलब आना जाना आसान कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे आक्रमणकारी इसी रास्ते को अपनाकर आए, पंजाब में आए थे। तो इस तरह से हमारा हिमालय पर्वत की कुछ इंपॉर्टेंस बातें थी जो हमने की। उसके बाद हम करेंगे अर्ध पर्वतीय क्षेत्र या खंड। मतलब हिमालय के दक्षिण की तरफ शिवालिक की जो निम्न पहाड़ियाँ, कसोल की ऊंची पहाड़ियाँ, ये खंड ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसकी जो लंबाई है 1000 फीट से लेकर 3000 फीट तक है। इस खंड में हम बाला का एरिया उत्तर रोपड़, कांगड़ा, होशियारपुर, गुरदासपुर, सियालकोट स्थित है। इस खंड का जो क्षेत्र लगभग 6700 वर्ग मील और यहाँ के लोग जो है धर्म और भाषा के आधार पर अपने रहने वाले पड़ोसियों से थोड़े अलग होते हैं। इस भाग्य में बहुत ज़्यादा ही वर्षा होती है तथा इसमें बहुत घनी वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि जहाँ वर्षा होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वनस्पति पाई जाती है। परंतु पंजाब के मैदानी भागों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। जो पंजाब का मैदानी एरिया है वहाँ पे नई मिट्टी आती है, इस करके वो ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और ये जो है कम उपजाऊ हैं। आवागमन और संचार के साधन के लिए भी ये उतना विकसित नहीं है। यहाँ की जनसंख्या घनी नहीं है, मतलब जनसंख्या जो है यहाँ की बहुत कम है और थोड़ी पिछड़ी है, मतलब इतना डेवलप नहीं है, मॉडर्न नहीं है। यहाँ के लोगों का शरीर जो सुडौल है, अपनी आजीविका कमाने के लिए मैदान में रहने वाले की तुलना में अधिक मेहनत करते हैं। इस करके हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा मुश्किल है मैदानी भागों के मुकाबले। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है मैदान। जो पंजाब के मैदान है वो मतलब एक घनी आबादी वाला कह सकते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ होते हैं और जो ये समुद्र तल से 1000 फीट की से ऊपर नहीं है। ये क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी से निर्मित है, मतलब यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल ज़्यादा होती है, जो पर्वतीय क्षेत्र में आने वाली नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। पंजाब के मैदान बहुत ही उपजाऊ तथा घनी संख्या वाले क्षेत्र होते हैं। इस मैदानी भाग को पूर्व मैदानी तथा पश्चिम मैदान में बांटा जा सकता है। मतलब ये जो इनका मैदान का एरिया है, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग में मतलब इनको डिवाइड किया गया है। पूर्वी मैदान दोनों तरफ से रावी तथा यमुना नदी से घिरा हुआ है, जबकि पश्चिमी मैदान सिंधु तथा रावी नदी के बनाए हुआ क्षेत्र से घिरा हुआ है। किंतु समय के साथ इन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 5 हो गया। मुगल बादशाह अकबर के शासन में पंजाब के मैदानों का 5 भागों में विभाजन हुआ है। जो पंजाब के मैदानी भाग है उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है और इन्हें हम दोआब के नाम से जानते हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो पार्ट होता है उसको दोआब कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दो नदियाँ, लाइक जैसे रावी चेनाब के बीच का जो एरिया होगा उसको हम दोआब कहेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग तरह के दोआब हैं। तो ऐसे हमारे पास 5 अलग अलग तरह के दोआब है। तो इनके नामों से ही आपको पता लग जाएगा कौन सी नदियों के बीच में है। लाइक जैसे हमारे पास फर्स्ट है जो बीस्ट जालंधर दोआब है। बीस्ट मतलब स्टार्टिंग जो इनके वर्ड है ना, वर्ड, इन्हीं से आप पता कर सकते हैं। जैसे बीस्ट, BEST, तो BE से क्या नाम हम देख सकते हैं, ब्यास, और ST से सतलुज। तो जो ये एरिया है ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया है, इसको हम बीस्ट दोआब कहते हैं। और ये ज़्यादा संख्या वाला यहाँ इस भाग में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। उसके बाद क्या हमारा बारी दोआब है। बारी मतलब क्या कह सकते हैं, BARI, मतलब B से तो ब्यास हो जाएगा, RA से रावी, मतलब ब्यास और रावी के बीच का जो एरिया है वो बारी दोआब कहलाता है। ऐसे हम दूसरा देख सकते हैं, जैसे रचना दोआब। रचना, र से हमारा क्या हो जाएगा, रावी, और चना से चनाब, मतलब रावी और चनाब के बीच का जो एरिया है वो रचना दोआब कहलाता है। ऐसे छज दोआब, छज मतलब छ से झेलम और च से चनाब, झेलम और चनाब के बीच का जो एरिया है वो छाछ दोआब कहलाता है। ऐसे सिंधु सागर दोआब, ये झेलम और सिंधु नदी के बीच में फैला हुआ है। यहाँ पर रेतीली मिट्टी अधिकतर मात्रा में पाई जाती है जो उपजाऊ नहीं है। मतलब इस एरिया में जो, क्योंकि ये एरिया जो थोड़ा राजस्थान से लगने वाला हो जाता है, इस करके यहाँ पे जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है। जैसे कि आप सबको पता है राजस्थान में कम बारिश होती है और यहाँ के लोग पर्यटन में यहाँ के प्रसिद्ध स्थान मियावाली, रोहतास और अटक है। इन 5 दोआबों के अतिरिक्त पंजाब के मैदानी भाग में सतलुज से यमुना
के बीच का क्षेत्र भी लिया गया है, जिसको हम मालदा प्रदेश कह सकते हैं। ये क्षेत्र सतलुज और घग्गर नदियों के बीच में फैला हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ पर बसने वाले एक लड़ाकू कबीले मालवा के कारण इसे मालवा का नाम दिया गया है। यहाँ प्रमुख शहर लुधियाना, नाभा, पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, बठिंडा तथा सरिंद। और दूसरा जो है भांगर प्रदेश, ये घग्गर से यमुना के बीच का एरिया है। ये भाग प्रदेश हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के मुख्य शहर जो अम्बाला, करनाल, पानीपत, जेंद्र, रोहतक, हिसार, मतलब ये भांगर जो है हम कह सकते हैं जो मालवा है वो पंजाब का एरिया अपने कब्जे में लेता है, और जो भांगर है वो हरियाणा का एरिया अपने कब्जे में लेता है। और दक्षिणी पश्चिमी इस क्षेत्र के में सिंधु, बहलपुर, मुल्तान के रेगिस्तान आते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम मरुस्थल से ही आपको पता लग जाएगा ये राजस्थान का एरिया है। यहाँ पे रेतीली मिट्टी होगी, यहाँ पे वर्षा कम होगी, यहाँ पे वनस्पति कम होगी। तो ये सब पॉइंट आपके दिमाग में अपने आप आ सकते हैं।